तो टाइप ऑफ कॉस्टिंग में ना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हो गया बाय द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये हो गया मटेरियल लेबर ओवरहेड। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, ये जो थ्योरी खाली रीडिंग करना है वो रीडिंग के लिए, जो इसके लिए जिसको एक याद करना है वो एक मैं रीड कर लूंगा, अलग अलग मार्क कर दूंगा। ठीक है, बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कितने कैटेगरी में बांटा गया, तो यहाँ पे कॉस्ट को तीन कैटेगरी में बांटा गया, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड। ठीक है, दिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, थ्री कैटेगरी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग इसमें टोटल कॉस्ट को और वर्क इन प्रोग्रेस को फाइंड आउट कर सके, ताकि मैं टोटल कॉस्ट और वर्क इन प्रोग्रेस को फाइंड आउट कर सकूँ। मटेरियल कॉस्ट के बारे में बोला है, लेबर कॉस्ट के बारे में बोला है, और ओवरहेड के बारे में बोला है, सॉरी अदर एक्सपेंसेस के बारे में बोला है यहाँ पे। मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द इनपुट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ। लेबर कॉस्ट के बारे में बोले कि लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वेजेस इन बोथ पेड टू द एम्प्लॉय एज ए रेम्युनरेशन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर को छोड़ के जो बाकी खर्चा बच गया, वो गया मेरा वो गया मेरा आपका एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कॉस्ट, तीन कैटेगरी में बांटा गया है, मटेरियल, लेबर एंड बेसिकली ना, ये चैप्टर कॉस्ट शीट के साथ मिक्स हो गया है। जो सीएचएससी का बुक है ना, सीएचएससी का टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे कॉस्ट शीट और जो सेकंड चैप्टर है कल्याणी का मिक्स करके है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो इजी था। सर ये कौन सा चैप्टर का है? ये चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से जा रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से, मेथड एंड टाइप ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, एक्चुअली मिक्स मिक्स करवा के करवा रहा हूँ मैं। अरे नहीं, ये जो बुक है ना, ये सीएचएससी का टेक्स्ट बुक है, सीएचएससी का टेक्स्ट बुक। ठीक है, वेट में धीरे धीरे आ रहा हूँ। ठीक है, वेट, अभी ना यहाँ पे आ गया बाय फंक्शन। बाय फंक्शन, अभी हम लोग का ना अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या क्या, एक है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है आपका एडमिन डिपार्टमेंट, और एक हो गया मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी में खर्चा को बांटा गया, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो है ना, वापस बोल रहा हूँ नजर यहाँ, चैप्टर 2, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का थ्योरी मिक्स करके है इसके अंदर, और ये मैं सीएचएससी का टेक्स्ट बुक से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का थ्योरी मिक्स करके है इसके अंदर। ओके, बाय फंक्शन, तो फंक्शन के हिसाब से तीन कैटेगरी में बांटा गया, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिन कॉस्ट। तीन कैटेगरी में बांटा गया कॉस्ट को। एक है पहला आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, पहला है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन कॉस्ट। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व दोज कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। ये हो गया। जो जो खर्चा गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आ रहा है, कंस्ट्रक्शन करने में काम आ रहा है, प्रोसेसिंग करने में काम आ रहा है, रॉ मटेरियल का फिनिश गुड में। ठीक है, सेलिंग, जो जो खर्चा, द कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर सेलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। पढ़ के याद हो जा रहा होगा, ये प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में समझा है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में समझा है। कॉस्ट गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का, कंस्ट्रक्शन करने का, प्रोसेसिंग करने का, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में जो भी खर्चा आ रहा है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, गुड्स को बेचने का, सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी खर्चा है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द फाइनल कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर से फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने का जो भी खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट में क्या है, एडमिन कॉस्ट आर सैलरी ऑफ स्टाफ, ये एग्जांपल से समझा रहा है। ऑफिस ऑफिस स्टाफ का सैलरी, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फोन, टेलीफोन, ये जो भी खर्चा है ना, वो क्या एडमिन कॉस्ट में। ये इजी रहा, ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और ये तीन। इसको चार्ट में, इसको ये पता है कैसे याद होगा, इसको चार्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, तभी होगा। चार्ट फॉर्म मतलब इसको बता, ये क्लियर है क्या। ये तो अभी पड़े कॉस्ट शीट के अंदर, चलिए कॉस्ट के अंदर, यस सर। ये कॉस्ट शीट के अंदर था। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तीन कैटेगरी में बटा गया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड। मटेरियल कॉस्ट कौन सा, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट यूज एज ए इनपुट ऑफ फिनिश गुड। इसको ना ऐसे बनाना पड़ेगा, ये बार हम मैं ऐसे बनाना ये ऐसे बनाना पड़ेगा,
पहला हो गया मटेरियल कॉस्ट, लेबर, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो मटेरियल कॉस्ट क्या है? मटेरियल कॉस्ट है वो कॉस्ट है विच आर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट यूज्ड एज ए इनपुट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट यूज एज ए इनपुट, यूज एज ए इनपुट ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड का जिसको इनपुट इस्तेमाल किया गया वो क्या है? मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट है मेरा कॉस्ट इंक्लूड्स wages and salary paid to the employee as a remuneration, wages and salary paid to employee, paid to employee as a remuneration, क्योंकि लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय एज ए रेमुनरेशन। ठीक है, उसके बाद है आपका, उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अदर देन कॉस्ट, अदर देन मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को छोड़ के जो भी खर्चा बच गया वो क्या है? मेरा एक्सपेंसेस। ठीक है, अदर देन, अदर देन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है, रंदरी पढ़ते ही याद हो जा रहा होगा, इजी होगा, ज्यादा तो ये नहीं होगा टफ, ये तो काफी इजी लाइक। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है भैया? जो कॉस्ट को मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन, अच्छा सुनिए, जैसे एग्जांपल दूं, मैं ना लाइक, मेरा जो, मेरे को ना लाइक, मेरे को रोड, मैं ठेकेदार हूँ, ठीक है, तो रोड बनाता हूँ, रोड, तो मेरे लिए वर्ड प्रोडक्शन नहीं होगा, मेरे लिए क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या फिर ना आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसको बुलाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हो गया क्या मेरा? प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हो गया मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ओके। कॉस्ट रिलेटेड टू द सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी, कॉस्ट रिलेटेड टू द सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चर टू द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी से अगर कोई खर्चा है, तीन कैटेगरी में बांटा गया। पहला हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट, नाम क्या रखा है इसका, हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और ये आपका एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट में केवल एग्जांपल देना है, एडमिन कॉस्ट में ना सिर्फ एग्जांपल देना है। एडमिन कॉस्ट में क्या कॉस्ट आएगा? एडमिन कॉस्ट और कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर सैलरी ऑफ स्टाफ, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी विच आर इनकर्ड फॉर, देखिए इसमें खाली एग्जांपल लिखना है, सिर्फ एग्जांपल। सैलरी ऑफ स्टाफ, ठीक है, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंटरेस्ट, सच अदर एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा आपका एडमिन कॉस्ट पे। खत्म। यहाँ पे पता है, यहाँ पे एमसीक्यू में ना एग्जांपल आएगा, मतलब आपका यहाँ पे लाइक इससे बहुत कम क्वेश्चन बनने का चांस है। इससे तो लग रहा है बहुत बहुत लाइक कम क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से खास करके। डायरेक्टर फीस भी होगा क्या? हाँ, वो भी आ जाएगा एडमिन, एडमिन। हाँ, इसका एग्जांपल, इसका ना एग्जांपल याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, मैं बार बार भूल जाता हूँ यार, ये मेरे को देना है रेडी करके, मैं बार बार भूल जाता हूँ। इसका एग्जाम्पल पता है, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, जितना भी इसका एग्जाम्पल लेना है, ऐसे डब्बा बना लिए, ऐसे डब्बा बनाने के, डब्बा बना करके एक डब्बा बनाया मैं सपोज, और वहां पे ऐसे तीनों लिख लिया, जो भी खर्चा आ रहा है ना, जो भी खर्चा वो डब्बे में डाल दो, खत्म। मतलब जैसे नहीं था क्या आपका वो फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा वो यहाँ लिस्ट बना लिया, ऑफिस एंड एडमिन में क्या क्या आएगा उसका लिस्ट बना लिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा इसका लिस्ट बना लिया, वो सारा, तो उससे क्या रहेगा ना, अपने जो भी कंफ्यूजन है वो दूर रहेगा। कोई भी नया आइटम दिखा वो यहाँ डाल दो, खत्म काम। ठीक है, ओके। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट, सारा एग्जांपल लेना पड़ेगा वो अपने को, इसमें बहुत कम दिया, लिमिटेड दिया एग्जांपल, अपने को कल्याणी से लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, वो कॉस्ट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिस कॉस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है डायरेक्ट कॉस्ट। जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब एक्चुअली एग्जांपल दूं, एग्जांपल थोड़ा सा, जैसे ना एग्जांपल आपका ना, जैसे कि फर्नीचर का था ना, तो फर्नीचर में आप डायरेक्टली पता कर सकते थे कि हाँ, इसमें कितना मटेरियल लग रहा है, इसमें कितना लेबर लग रहा है। ठीक है, कुछ को डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप पता कर सकते हो, लेकिन मैं एक चीज बोलूं, कि जहां आप काम कर रहा है, जहां पे बंदा काम कर रहा है, वहां पे ना फैन चल रहा है, फैन क्या चल रहा है? फैन चल रहा है।
या इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, उस फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कितना इलेक्ट्रिसिटी इस फर्नीचर को बनाने के लिए लग रहा है, तो हम लोग को नहीं बता सकते। ये इनडायरेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट है। और भी बहुत सारा मटेरियल यूज होता है, एग्जाम्पल तो बहुत सारा मटेरियल यूज होता है, और लाइक केवल ये रॉ मटेरियल वुड, लकड़ी के अलावा ना कुछ और भी मटेरियल इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल दूं, स्टिकर वगैरह यूज होता है, बहुत सारा चीज यूज होता है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, बहुत सारे। एक और एग्जांपल दिया था ना आपको कि पूरा फैक्ट्री के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ठीक है। एक 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 आपका कौन खड़ा है, एक आपका वो है, आपका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, अकाउंट डिपार्टमेंट के स्टाफ खड़े हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट बनाया, अकाउंटेंट बैठा हुआ है। मैं पूछूंगा कि एक कुर्सी को बनाने में कितना सिक्योरिटी गार्ड का पैसा लग रहा है, नहीं बता सकते। अकाउंटेंट का खर्चा कितना हो रहा है, नहीं बता सकते। ये सब क्या है, क्योंकि ये सब इनडायरेक्ट है, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसका डायरेक्टली कुर्सी से लेना देना नहीं है। अच्छा एग्जांपल, और भी बहुत सारा ना मटेरियल हम लोग यूज करते हैं जो कि इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो कि जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, विच आर आइडेंटिफाइड, विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद पर्टिकुलर कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड, जिसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द पर्टिकुलर कॉस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द कॉस्ट, दूसरा क्या है, द कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर। ऐसे कॉस्ट सेंटर पता है क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे फैक्ट्री में ना चार टाइप का सामान बन रहा है, मेरे फैक्ट्री में चार टाइप का सामान बनता है, ए, बी, सी, डी, ये अलग अलग कॉस्ट सेंटर हो गए, ठीक है। अब ऐसा होता है ना, ये चारों अलग अलग टाइप का मटेरियल है, ठीक है। ए का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 50, ये 50 का। लेकिन मैं पूछूंगा ना कि ये लोग जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, उस फैक्ट्री का रेंट, उस फैक्ट्री का रेंट कितना है, उस फैक्ट्री का रेंट कितना होगा। मैं पूछूंगा उस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, ठीक है। मैं पूछूंगा उस फैक्ट्री में जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ठीक है, या जो भी खड़ा है, वो कितना। अच्छा कभी कभी क्या होता है पता है, एक ऐसा वर्कर होगा जो इन चारों डिपार्टमेंट के लिए काम करता होगा, मेंटेनेंस का, इन चारों डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस का काम करता होगा। भैया डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो ना सिर्फ लेबर एक के लिए काम कर रहा है, जो ना जो मटेरियल सिर्फ एक के लिए यूज रहा है, वो है डायरेक्ट, जिसको मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेकिन जिसको मैं इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो क्या है, इनडायरेक्ट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो ये क्या है ना, ये क्या है, एक ऐसा खर्चा जो हर कॉस्ट सेंटर पे खर्च हो रहा है, वो है इनडायरेक्ट। ऐसा खर्चा, ऐसा खर्चा जो हर एक कॉस्ट सेंटर पे किया जा रहा है, the cost which are incurred for the benefit of number of cost center or cost units is called as indirect cost। इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि रेंट, सैलरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन आर एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ये क्या डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर ऑफ यूनिट। नंदनी ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या, ये वाला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, Yes. इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इसको फिक्स और वेरिएबल के साथ ये नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग एकदम। इसका सिंपल साइकिल है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, वह डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि मटेरियल, लेबर, ठीक है, जो कि इनकर्ड ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। मतलब सपोज, मतलब मैं ए बना रहा हूँ, तो प्रोडक्ट ए के ऊपर ही खर्च कर रहा हूँ, सब पे खर्च नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ ए पे खर्च कर रहे हो, तभी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप अलग अलग कॉस्ट सेंटर पे खर्च कर रहे हो, वो क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आइडेंटिफाई कर, जैसे कि मान लीजिए मैं सब पे खर्चा कर रहा हूँ ना, तो ए के लिए खर्चा कितना हो रहा है वो मुझे बता पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा पता है, ये फैक्ट्री रेंट, मैं एक आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, ओवरहेड। ओवरहेड एक चैप्टर है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इस कॉस्ट को लिया जाता है। तो वहां पे ना एक रेशियो रहता है, जैसे एग्जांपल ना, कि ना मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, लास्ट क्लास में बताया था कि सपोज ABCD, ए है 400, ए है 400 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये है 500 स्क्वायर फीट, ये है आपका, ये आपका लाइक 600 स्क्वायर फीट, और ये भी है 500 स्क्वायर फीट। और मेरा रेंट आ रहा है 2 लाख रुपीज। रेंट कितना है पूरे फैक्ट्री का, 2 लाख।
तो मैं क्या करूँ पता है, इस कॉस्ट को ना, ये अभी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये अभी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, पूरे फैक्ट्री का रेंट है, पूरे फैक्ट्री का रेंट है। तो मैं ना इसको इसके रेशियो में बांटूंगा, इसके रेशियो में बांटूंगा। तो इसका रेशियो पता है कितना हो जाएगा, 4:5, 4:5:6:5। इसका रेशियो में अगर बांटू तो यहाँ पे आएगा खर्चा 40,000, यहाँ पे खर्चा आएगा 50,000, यहाँ पे 60,000, और यहाँ पे वापस 50,000। हो गया 2 लाख। तो इसको बांटने का तरीका हमको सिखाया जाएगा ओवरहेड में। इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे हम लोग बांटते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे हम लोग बांटते हैं। भैया हम लोग जो कॉस्ट सेंटर पढ़ रहे थे, वहां पे क्या ना था, इजीली आइडेंटिफाई हो रहा था, एक टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। हम लोग जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट है। मतलब एक ही टाइप का सामान बन रहा है। लेकिन जहाँ पे ना मल्टीपल टाइप का सामान बन रहा है, जैसे A B C D, तो वहां पे ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बनाना, वहां पे मेरे लिए कॉस्ट शीट बनाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मुझे ये पता नहीं है कि ए का ऑफिस, क्यों बता रहा हूँ, कि ए का फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है या वर्क कॉस्ट कितना है वो निकालू, बी का एडमिन एंड ऑफिस ओवरहेड कितना है वो निकालू, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है वो निकालू। आपको समझा है नंदिनी, क्या लोचा है, कि वहां पे ना हम लोग जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं ना, वहां पे सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो हम लोग के लिए इजी हो जाता है। लेकिन जहाँ पे अलग अलग कॉस्ट सेंटर है, अलग अलग प्रोडक्ट है, वहां पे कॉस्ट शीट का वो टेक्निक काम नहीं आएगा। वहां पे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए वर्क कॉस्ट कितना है, एडमिन ओवरहेड कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, तभी हम लोग निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे हम लोग कॉस्ट। क्लियर है क्या? तो वहां पे टेक्निक यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। जिसको कॉस्ट विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट विच कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, जिसमें ना इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ये वाला लाइन पूरा क्लियर है क्या, ये वाला लाइन क्लियर है क्या नंदिनी, ये लाइन यस सर, यस। इनकर्ड फॉर नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए वो यूज कर रहा है। एंड विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, जिसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ये विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, कि पर्टिकुलर किस कॉस्ट सेंटर के लिए खर्च किया गया है, ये हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट विच रिमेन सेम, पता है ये बहुत बहुत लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इसके नीचे कुछ है क्या? ठीक है, हाँ, एक सेमी वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट है, तीन टाइप का कॉस्ट है, एक है फिक्स कॉस्ट, एक है आपका फिक्स कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट, और एक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एमसीक्यू में ना इसका एग्जांपल आएगा, जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना, एमसीक्यू में इसका एग्जांपल आएगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा। डेफिनेशन पूछेगा 2 मार्क और 3 मार्क में, 3 मार्क वाले क्वेश्चन में। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन में इसका एग्जांपल पूछेगा कि फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल दो, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल दो। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है विच डू नॉट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। पता है एक चीज, हम लोग अभी लास्ट क्लास में ना एक चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग मैथ्स का, तो वहां पे आपको फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आपको बताया था। तो मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे लिखा वेरिएबल कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो ना जो आउटपुट सेम आता है। नहीं 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 नहीं, अलग है, अलग है। कॉस्ट, कॉस्ट का बात बात करें ना, कॉस्ट का, कॉस्ट के बारे में, फिक्स कॉस्ट। जैसे कि एग्जांपल दूं, आप ना एक फैक्ट्री लियो, ठीक है, एक फैक्ट्री आपका, आप सामान बना रहे हो, ठीक है। तो वहां पे ना क्या क्या फिक्स कॉस्ट रहेगा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ कुछ लाइक, ठीक है, ये आपका कॉमन खर्चा है। अच्छा, ये हो गया लाइक आपका ना साल भर का खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपए, कितना खर्चा आ रहा है, 1 लाख। एग्जाम्पल, अभी ना एक गुड्स को बनाने के लिए, एक गुड्स को बनाते हो, सपोज एक कोई भी प्रोडक्ट एक बनाते हो, तो उसका खर्चा आता है आपको 2,000 रुपये। एक कॉस्ट अगर आप बनाते हो ना, एक लाइक कोई भी सामान आप बना रहे हो, तो उसका खर्चा है 2 लाख रुपया। सपोज ना अभी नहीं आउट, आप ये बोलिए ना आउटपुट पर डिपेंड करता है, जो खर्चा आउटपुट पर डिपेंड करता है वो है वेरिएबल कॉस्ट।
जो खर्चा आउटपुट पर डिपेंड करता है, जो आप बोलना चाह रहे हैं ना वो वही है। आप क्या बोल रहे थे कि जितना आउटपुट निकलता है उतना खर्चा। आउटपुट सेम आने से फिक्स्ड कॉस्ट बोल। नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट अलग था अंजलि, वो ब्रेक इवन था, वो ब्रेक इवन पॉइंट था, वो अलग चीज है। ठीक है, ये क्या बता रहा हूँ, चाहे जितना भी प्रोडक्शन आप करो, चाहे जितना भी प्रोडक्शन करो, मैं एक सामान बनाऊंगा, जैसे एक आपने ना एक एक फैक्ट्री आपने दिया है भाड़े पे। आप फैक्ट्री के आप जिससे भाड़े पे दियो, आप क्या बोलते हो, वो क्या बोलते हैं आपको। आप अगर एक सामान बनाएंगे तो एक सामान का भाड़ा देंगे, 10 सामान देंगे 10 सामान का भाड़ा देंगे, या 100 सामान के हिसाब से जितना आउटपुट होगा उतना भाड़ा देंगे क्या। नहीं, आपका आउटपुट जीरो भी होगा ना, तो भी हम आपसे रेंट लेंगे 1 लाख रुपया। दैट्स इट, फिक्स है। ये है फिक्स कॉस्ट। मतलब आपका आउटपुट कुछ भी हो, आपका वो खर्चा फिक्स है। आप प्रोडक्शन करो ना करो, वो खर्चा क्या है, फिक्स है। उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है दैट रिमेन सेम, दैट रिमेन सेम, जो कि हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि रेंट, जैसे कि रेंट, फैक्ट्री का रेंट, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं ना करूं मुझे देना पड़ेगा। चाहे मैं, चाहे मेरा बिल्डिंग में प्रोडक्शन हो या ना हो, इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। ये सब एग्जांपल क्या है, फिक्स कॉस्ट का। ठीक है ना। चाहे आपका आउटपुट कुछ भी हो, ये खर्चा बिल्कुल चेंज नहीं होगा, खर्चा फिक्स रहेगा। ये क्लियर है क्या। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चाहे आप कितना ही प्रोडक्शन कर लो, चाहे आप जितना ही प्रोडक्शन कर लो, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो कि आउटपुट पर डिपेंड करता है, जो कि डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है, कहाँ गया वेरिएबल कॉस्ट, दिस कॉस्ट वेरी इन द, दिस कॉस्ट वेरी मतलब चेंजेस, चेंजेस विद द वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, सुनिए, ये इसके बारे में ना मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, लाइक यहाँ पे ना मेरा सपोज एग्जांपल, मेरा फिक्स कॉस्ट है, मेरा फिक्स कॉस्ट है 1 लाख। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, अगर मैं, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं जीरो आउटपुट बनाता हूँ, जीरो आउटपुट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, एक भी नहीं। ठीक है, अगर मैं सपोज 10 आउटपुट बनाया, 10 यूनिट बनाए, तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 2000 × 10, 20,000, 1,20,000। ओके, अभी मैं काम करता हूँ, अभी मैं 100 यूनिट बनाता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, 1 लाख। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 लाख, और ये कितना हो जाएगा, 3 लाख। ये बताइए, ये जैसे जैसे खर्चा बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूँ, सपोज मेरे को सपोज मेरे को अभी 50 आउटपुट बनाना है, 50, तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट भी 1 लाख। तो मैं जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ ना, मेरा खर्चा वैसे वैसे बढ़ रहा है। और अगर आउटपुट नहीं है तो जीरो, जीरो। यहाँ देखिए ना, अगर मैं सिंगल आउटपुट बनाता हूँ, सिंगल, सिर्फ एक पीस, तो जितना मेरा आउटपुट होगा ना, जितना मेरा आउटपुट होगा उतना मेरा खर्चा आ रहा है, वह वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका आउटपुट पर डिपेंड करता है, ये आपका आउटपुट पर डिपेंड करता है, ये आपका आउटपुट पर डिपेंड करता है। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच चेंज इन द प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जितना आपका आउटपुट होगा ना उतना ही, लेकिन एक लॉजिक सोचिए ना, एक लॉजिक, कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाता होगा क्या, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री थोड़ी बना होगा, वो मैक्सिमम ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन करता होगा। लाइक जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दूं, जो होटल में हम नाश्ता करते हैं या जो भी है, वो एक समोसा बनाता होगा क्या, नहीं भैया, वो एक बार में बल्क में ना 100 समोसा बनाता होगा। लेकिन बताओ, वो जो रेंट पे कर रहा है ना, सुनिए सुनिए, वो जो रेंट पे कर रहा है, वो रेंट पे करता है महीने का, वो रेंट पे करता है मंथ का, पूरे मंथ का रेंट पे कर रहा है, ईयर का रेंट पे कर रहा है। तो उसको ना डेली जो समोसा तल रहा है ना, वो लेना पड़ता है। जो समोसा का खर्चा आ रहा है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट है उसका। समोसा में जो मटेरियल यूज हो रहा है, समोसा के अंदर जो जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है, लेबर यूज कर रहा है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। वो डिपेंड करता है, वो आउटपुट पर डिपेंड करता है। तो कॉस्ट विच डिपेंड चेंजेस एज अ वेरी चेंजेस, चेंजेस इन द प्रोपोर्शन
टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, चेंजेस इन द प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आउटपुट के हिसाब से जो खर्चा चेंज होता है वह वेरिएबल कॉस्ट। जितना आउटपुट आपका होगा उतना खर्चा आएगा, जितना आउटपुट आप निकालेंगे उतना खर्चा आएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट। मतलब यहाँ पे ना, मैंने अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस किया तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है? 20,000। मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है? 2 लाख। मैंने अगर 50 यूनिट प्रोड्यूस किया तो कितना खर्चा आ रहा है? 1 लाख रुपए। मतलब जितना आउटपुट, ये क्या होता है? वेरी इन प्रोपोर्शन, वेरी इन प्रोपोर्शन, वेरी मतलब चेंजेस, चेंजेस इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जितना आपका आउटपुट होगा उतना ही खर्चा आएगा, जितना आपका आउटपुट, आप जितना आप आउटपुट निकालेंगे उतना ही खर्चा आएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीजेस। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, अगर प्रोडक्शन कम रहेगा तो खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक लॉजिक बताओ, एक लॉजिक। जब एक आदमी ना, एक लॉजिक और सुनिएगा, हाँ, ये इसमें बात नहीं, इसमें इस चीज के बारे में बताया नहीं है, लेकिन एक बात समझिएगा, ठीक है। सपोज ना, मैं ना, मैं अगर अगर मैं 100 यूनिट बना रहा हूँ, ठीक है, 1000 यूनिट बना रहा हूँ, 10,000 बना रहा हूँ, कुछ तो खर्चा कम आएगा, वो पर यूनिट कम आएगा, पर यूनिट, उसमें कम नहीं आएगा, टोटल खर्चा में कम नहीं आएगा। ठीक है, जैसे फिक्स कॉस्ट, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर, जैसे आप बोलेंगे नहीं क्या भैया मैं तो इतना सारा सामान बना रही हूँ, मेरे को तो सस्ता पड़ना चाहिए, आएगा कि नहीं? नहीं, ये दिमाग में चीज कि भैया यहाँ तो 100 था, यहाँ 10,000, यहाँ तो सस्ता पड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए ना, यहाँ पे ना एक सामान आपको वेरिएबल कॉस्ट पड़ रहा है बनाने का 2,000, और यहाँ तो भैया कम से कम और सस्ता पड़ना चाहिए, यहाँ तो कम से कम 1,500 पड़ना चाहिए, यहाँ और सस्ता आना चाहिए। मतलब जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है ना, ये पर यूनिट है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। यहाँ पे बात करें टोटल 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 टोटल, यहाँ पे मान लीजिए मेरा फिक्स कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये दोनों नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 2,000, हाँ ये 2 लाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका थोड़ा ज्यादा ही ले लिया, मैं कुछ ज्यादा ही ले लिया क्वान्टिटी में, कम ले रहा था क्वान्टिटी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता है ना, सुनिए, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता है, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कम होता है, पर यूनिट कॉस्ट कम होता है। लेकिन यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट नहीं लेना है, यहाँ पे हम लोग को लेना है इसको, टोटल कॉस्ट को लेना है। तो वेरिएबल कॉस्ट ना, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है, जितना आउटपुट होगा उतना कॉस्ट लगेगा। ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर किया नंदिनी? ये वाला पॉइंट आपको पूरा क्लियर किया? जो आउटपुट पर डिपेंड करता है, वो कॉस्ट जो आउटपुट पर डिपेंड करता है वो वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट बढ़ेगा तो ये कॉस्ट ही बढ़ेगा, आउटपुट कम रहेगा कॉस्ट कम रहेगा, ठीक है। इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन विद इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन, ठीक है। ये वाला पॉइंट डन है क्या वेरिएबल कॉस्ट का? यस सर। पक्का? पक्का? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, आप जो बोले ना वो अलग है, आप कुछ अलग, वो उसका उस चैप्टर का वो। नेक्स्ट आते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल पता है क्या रहता है? इसमें कुछ पार्ट फिक्स करेगा, कुछ पार्ट वेरिएबल करेगा, क्योंकि पार्टली फिक्स रहेगा, पार्टली वेरिएबल रहेगा। जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, रिपेयर ऑफ प्लांट। जैसे ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, ठीक है। मेंटेनेंस का जो है ना, मेंटेनेंस का बंदा वो बोलता है, एक हो गया फिक्स कॉस्ट, एक हो गया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वो लाइक जितना आउटपुट होगा उतना उसका खर्चा आएगा। फिक्स, चाहे जितना भी आउटपुट हो, चाहे जितना भी आउटपुट हो, ये खर्चा आपका फिक्स रहेगा, ये खर्चा आपका फिक्स रहेगा। डन। अभी आता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का ना एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि ना, मेरे पास ना एक एसेट है, मेरे पास एक एसेट है, उसका ना रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है। क्या है? रिपेयर और मेंटेनेंस। अब इसमें क्या होता है, बात को समझिएगा, ठीक है। जो बंदा रिपेयर करने आता है ना, बोलता है कि मेरा फिक्स चार्जेस है 10,000, फिक्स चार्जेस कितना है? 10,000। लेकिन अगर आपके एसेट्स में कोई पार्ट खराब हो गया, अच्छा मेंटेनेंस मतलब भैया क्या है? एसेट को चेक करता है वो, कि कुछ भी खराब हो रहा तो नहीं है, ग्रीसिंग करना, मोबिलिंग करना, जो भी है ये कर रहा है। लेकिन बोलता है कि अगर कुछ खराब पार्ट्स होगा ना, तो पार्ट का खर्चा, जो था ना, कोई पार्ट, कोई गाड़ी का पार्ट खराब हो गया, जैसे टायर ट्यूब कुछ चेंज करना है, कुछ भी जैसे ग्लास वगैरह चेंज करना है, कुछ भी गाड़ी का पार्ट चेंज किया,
उसका खर्चा वो ऐड कर लेगा। जैसे कि वो भी आ गया 5,000 रुपये। तो ये क्या होता है ना, था तो ये फिक्स कि 10 लगेगा, लेकिन ये 15 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कितना पार्ट्स आपका खराब है, वो डिपेंड करता है कि गाड़ी में कितना पार्ट्स खराब है, गाड़ी में कितना पार्ट्स आपका खराब है। वो है आपका, वो क्या है, वो है आपका रिपेयर, वो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, कुछ खर्चा, इसमें ना कुछ खर्चा आपका फिक्स रहता है, कुछ खर्चा आपका वेरिएबल रहता है। ठीक है, कुछ खर्चा आपका फिक्स रहता है। सम सम कॉस्ट विच आर पार्टली फिक्स एंड विच आर पार्टली वेरिएबल, उसके बाद आते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, दीज आर नोन एज सेमी फिक्स कॉस्ट। ये भी डिपेंड करता है, कॉस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये जो है ना, ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है, नॉट इन, अच्छा लेकिन ये वैसा नहीं होता है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं होता है। जैसे इसका क्या है ना, कि एक समान बनाया, वेरिएबल कॉस्ट में क्या था कि एक समान बनाया, तो 2,000, 1 × 2,000। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 बनाया तो 2 × 2,000, यहाँ पे 10 बनाया तो 10 × 2,000। ये वेरिएबल कॉस्ट है कि जितना आउटपुट होगा, जितना आउटपुट होगा इंटू ये कर दो, जितना आउटपुट होगा। लेकिन ये जो सेमी वेरिएबल है ना, उसमें कुछ अलग ही होता है, उसमें कुछ अलग ही है। इसमें क्या है ना, एक पार्ट फिक्स है, एक पार्ट फिक्स है, दूसरा पार्ट वेरिएबल है। मतलब 10,000 प्लस 5,000, 10,000 प्लस 8,000, एक पार्ट फिक्स है, एक पार्ट फिक्स है और एक पार्ट वेरिएबल है। क्योंकि पता नहीं चलता, मैक्सिमम पता है, मैक्सिमम ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, मैक्सिमम ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, मैक्सिमम खर्चा इनडायरेक्ट कॉस्ट का होता है। इसमें कुछ पार्ट आपका फिक्स रहेगा। देखिए, जैसे ये खर्चा पार्ट फिक्स है, ये खर्चा पार्ट फिक्स है और ये खर्चा वेरिएबल है। ये हम लोग को मालूम नहीं चलता, पता है, ये मालूम नहीं चलता। हम लोग को तो डायरेक्ट बिल बना के देगा 15,000 का, 18,000 का। ठीक है, ये 10,000 प्लस 22, 32,000। तो इसमें एक पार्ट फिक्स है, एक पार्ट वेरिएबल है। तो इसको बुलाते हैं क्या, इसको बुलाते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको बुलाते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका एग्जांपल दिया है, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, रिपेयर, ये सारा खर्चा जो है ना आपका था सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, नजर इसमें कुछ डाउट तो नहीं हुआ, दिक्कत तो नहीं हुआ आपको इस वाले पॉइंट में, कुछ भी दिक्कत? पक्का? पक्का तो? यस सर। मैं एक बार इससे ले आता हूँ। मैं इसको यूज नहीं कर, इसको रेफर ही नहीं कर रहा हूँ, जो क्या नाम है ये, मतलब कल्याणी का रेफर ही नहीं कर रहा हूँ। उसमें ऐसा ऐसा करके दिया है ना, खतरनाक दिया है पूरा। ये डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें जंप कर लिया है। थ्योरी के लिए बेस्ट अपना ये लाइक सीटीसी का बुक बहुत बढ़िया बना के दिया है। अच्छा, एक है कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जिस कॉस्ट को ना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको जिसको ना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। और पढ़ के भी समझा रहा है, जो जिस कॉस्ट को ना हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको 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 हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, ये भी लाइक बताऊं, अभी तक जितना भी किया ना ये इंपॉर्टेंट था। ये लाइक गलती से एक आध जगह आ सकता है, गलती से एक आध जगह आ जाएगा। मतलब ना, सीएचएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो अपने ग्रुप से पूछता है, जो मिस्टेक से कभी कभी दे देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। दिस कॉस्ट विच आर मोर और लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में, जो खर्चा, दिस कॉस्ट विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। खर्चा कंट्रोल करने का काम किसका है, मैनेजमेंट का, वर्कर का नहीं है। मैनेजमेंट का काम है कि वो खर्चे को कंट्रोल करे। द मैनेजर ऑफ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर कैन कीप the cost under the control with the proper planning and avoiding the wastage and duplication of several activities. This can be achieved through properly trained employees. ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ये दिख रहा है कि द कॉस्ट विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज कंट्रोलेबल कॉस्ट। इसको कैसे कैसे रोकना है, मैनेजर ऑफ द पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर कीप अंडर द कंट्रोल, प्रॉपर प्लानिंग करके एंड अवॉइडिंग द वेस्टेजेस एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेवरल, डुप्लीकेशन ऑफ सेवरल एक्टिविटी। डुप्लीकेशन मतलब ना, जहाँ पे एक काम एक बार होना चाहिए और डबल डबल हो रहा है, तो वो खर्चा को बचाने के लिए, उस खर्चे को बचाने का काम वो कैसे होगा, प्रॉपर प्लानिंग करके, वेस्टेजेस को कम करके, डुप्लीकेशन को हटा करके। ठीक है, नंबर 2 आता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इस कैनट भी कंट्रोल मैनेजमेंट, जिसको जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, वो क्या है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जैसे एग्जांपल दूं, हम लोग जो पैकिंग करते हैं, पैकिंग को ना थोड़ा सा लाइक पैकिंग उतना ही करो जितना प्रोडक्ट सेफ रहे। जबरदस्ती क्या हो रहा है ना, डबल ट्रिपल पैकेजिंग कर रहा है, तो जो कि जरूरी नहीं है। तो उसको पैकिंग को पता है, पहले जो मोबाइल का पैकिंग होता है, आप नहीं देखे होंगे, पुराना फोन जब 2000
2000 या 1994, उस टाइम पे ना जो नया नया फोन आता था ना, उसमें इतना सारा डब्बा डालते थे ना। मतलब अभी के टाइम में जो पैकेजिंग होता है, डब्बा ऐसा आता है, स्लिम डब्बा आता है। पहले डब्बा पता है कैसे था? इतना बड़ा डब्बा में आता है, पूरा एकदम डब्बा, किताब, चार्जर, स्पीकर, क्या क्या देता था पता नहीं, पूरा भर का डब्बा। अभी पूरा डब्बा पतला कर दिया। पहले का डब्बा एकदम बड़ा बड़ा डब्बा था, बड़ा बड़ा डब्बा, तब लगेगा कि बड़ा गिफ्ट आया, इतना बड़ा डब्बा था। और अभी क्या है, इतना पतला डब्बा। तो उसने क्या किया ना, पैकेजिंग का कॉस्ट को कम कर दिया। और पता है एक चीज, एक मैनुअल बुक देखिए कभी, फोन के अंदर रहता है मैनुअल बुक। मैनुअल बुक, पता है पहले जब मोबाइल ऐसा था ना, बड़ा बड़ा जैसे गीता रामायण जैसा पोथी थी उसको पढ़ने के लिए, अभी वो पूरा पतला पेपर देता है, या फिर पेपर देता ही नहीं है। बोलता है आप मोबाइल ऑन करो, उसे मिल जाएगा। तो वो एक्चुअली, तो ये कहना, जैसे ये छोटा मोटा, ये तो अलग चीज है, ये और एक चीज है। जैसे ना, अभी फोन वाले चार्जर देना बंद कर दिए। चार्जर देना बंद, बोले चार्जर आप अलग से खरीदो, क्योंकि ना देखो, कंपनी क्या सोचता है कि भाई जो कस्टमर है ना, उसके पास पहले से ही मेरा चार्जर होगा, तो उसके पास 10 तो चार्जर हो जाएगा, तो हम सिर्फ फोन बेचते हैं, चार्जर हटा देते हैं। तो ये वो तरीका, ये उनका वो रहता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब, ये थोड़ा बकवास एग्जांपल हो गया। मतलब प्रोडक्शन जब बंदा करता है ना, तो वहां पे अलग अलग खर्चा होता है। कोई एक खर्चा ऐसा है जो कि मेरा वेस्टेजेस कर रहा है, अननेसेसरी वो खर्चा है, उसको हटा देगा। जो खर्चा मतलब एक ही खर्चा बार बार हो रहा है, तो उसको हटा देगा। ठीक है, तो मैनेजर ऑफ द पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर कैन कीप द कॉस्ट। जैसे एग्जांपल दूं, एक मशीन को चलाने के लिए, एक मशीन है, उसको चलाने के लिए ना मैंने 2 वर्कर रखा है, जबकि एक वर्कर से मेरा काम चल जाएगा। तो मैं इस वर्कर को मैं वहां से हटा के कहीं और लगा दूंगा, या फिर निकाल दूंगा, जो भी है, ताकि मेरा खर्चा बैठे, ये वर्कर के लिए लेकर के। या कोई ऐसा मटेरियल है जो कि ना लाइक अननेसेसरली, मतलब ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसको मैं कंट्रोल करूंगा। अनकंट्रोलेबल, जो कि कंट्रोल नहीं हो सकता, जिसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता, तो कॉस्ट विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय मैनेजमेंट। ठीक है, और द पर्सन चेंजेस द सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट सेंटर। और जो पर्सन कॉस्ट सेंटर बैठा हुआ है, खाली इस पे आज की जगह यहाँ तक कैन नॉट बी कंट्रोल बाय मैनेजमेंट। इसका कारण क्या होता है? मार्केट फोर्सेस, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंजेस इन द मैनेजमेंट पॉलिसीज, और सम एक्सटर्नल फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट। वो ऐसा खर्चा है ना, लाइक गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया कि आप जब पैकेजिंग करोगे, तो पैकेजिंग के अंदर ये कुछ एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट का एक ऐसा नियम आ गया ना, जिसकी वजह से मेरे को मेरा प्रोडक्शन में खर्चा बढ़ गया, गवर्नमेंट की वजह से। या फिर जैसे कि होता है ना, गवर्नमेंट एक नियम बना दे कि आप प्रोडक्ट अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करोगे, तो उसके ऊपर एक निशान आपको डाल के बेचना है, डेंजरस का है जो भी है, प्रोडक्ट के ऊपर एक ऐसा कुछ, मतलब गवर्नमेंट का कुछ एक ऐसा नियम आ गया जिसकी वजह से मेरा खर्चा बढ़ गया। मतलब मेरे को अपने प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाना पड़ा। कैसे बढ़ रहा मालूम मेरे को? उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। चेंजेस इन मैनेजमेंट पॉलिसी, चेंजेस इन मैनेजमेंट पॉलिसी होता है, या फिर कुछ भी, लाइक जैसे एग्जाम्पल, कोई सामान का प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है, वो लॉस, पता है वो सामान जो है ना, उसका कॉस्ट मुझे पता है कि ज्यादा होगा, फिर भी मुझे प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। क्योंकि ना, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा, तो मैंने जो आधा काम किया है ना, वो बर्बाद हो जाएगा। उसको समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या दूं? लाइक सुनिए सुनिए, ये ऐसा खर्चा है ना, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये खर्चा लाइक हो चुका है, अब ये खर्चा हम लोग वापस दे नहीं सकते, वरना नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ना, मैं कार बना रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट बोला कि आप पेट्रोल वाला गाड़ी नहीं बनाएंगे, पेट्रोल वाला गाड़ी बंद, डीजल वाला गाड़ी आप नहीं बनाएंगे, सॉरी, पेट्रोल डीजल का गाड़ी नहीं बनाएंगे, पेट्रोल का गाड़ी बनाएंगे, जिसमें एथेनॉल का कुछ एक नया कुछ कंडीशन दीजिए। तो जो मेरे पास डीजल का गाड़ी बना हुआ था ना, उसका मुझे इंजन वापस से चेंज करके वापस से चेंज करके पेट्रोल में कन्वर्ट करना पड़ा। और गवर्नमेंट बोलता है कि ईवी बनाओ, ईवी, ईवी। तो मैं ना, जो ये प्रोडक्शन चल रहा था डीजल गाड़ी का ना, इसको स्टॉप करूंगा और पेट्रोल में कन्वर्ट करूंगा। ये वो खर्चा है ना, जो कि ना मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है। मैं अगर गाड़ी बेचूंगा, गवर्नमेंट मेरे पर फाइन लगा सकता है, मेरा प्रोडक्ट फैक्ट्री बंद करवा सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया, ठीक है, और मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ा अपना पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विच आर विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, एक होता है हिस्ट्रिकल कॉस्ट, होता है प्रेडिक्टेबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो खर्चा हो चुका है, जस्ट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी एसेटेन, ये वो खर्चा है
जो कि ऑलरेडी हो चुका है एंड केप्ट फॉर एनालिसिस इन द मेंशन। ठीक है, ये ये खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, दीज आर द कॉस्ट विच आर अमाउंट ऑलरेडी स्पेंड। अब ये क्या है भैया, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। जब आप मान लीजिए कोई कस्टमर का ऑर्डर आया आपके पास, कोई बड़ा पार्टी का ऑर्डर आया, तो पार्टी क्या बोलेगा कि बात बताइए कि आपका ये जो काम आप मुझे करके दोगे इसका खर्चा कितना बैठेगा। कोई कोई आया आपके फैक्ट्री में और बोला ना मुझे ना इतना प्रोडक्ट यूज कर, मेरे को कम से कम 5,000 क्वांटिटी ऑर्डर करना है आपके फैक्ट्री से। तो क्या कॉस्ट आएगा, पहले पूछिएगा ना क्या कॉस्ट आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है मैं आपको कोटेशन भेजता हूँ, मैं आपको कोटेशन भेजता हूँ। तो आप क्या करोगे कि पिछली बार जो खर्चा हुआ था पुराने कस्टमर का, डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, जो भी खर्चा हुआ था, उसके कॉस्ट को ऐड करके आप उसको दोगे। ये खर्चा भी हुआ नहीं है, आप उसको बताओगे अपना प्रॉफिट प्रॉफिट शो करके, ये क्या प्रेडिटरमेंट कॉस्ट। ये कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो कि एस्टिमेटेड है। ये कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट विच आर एस्टिमेटेड, ये कॉस्ट विच आर एस्टिमेटेड और कंप्यूटेड इन द एडवांस, these आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक आएगा टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आ गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक है। ठीक है, प्राइस कॉस्टिंग, कॉस्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ गया यार। ठीक है, चलिए ये वो कॉस्ट है ना which are estimated or computed in advance. These are called standard cost. These act as a guide for the future course of action. The standard or predetermined cost are compared with the actual cost to find out the variances. ये ना हम लोग अपने काम के लिए बना सकते हैं ताकि मैं पता कर सके कि मेरा इतना टोटल लगभग लगभग खर्चा आएगा। ठीक है, ये वो कॉस्ट है जो कि मैं पहले से पता कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो कॉस्ट है विच आर एस्टिमेटेड और कंप्यूटेड इन द एडवांस। ठीक है, ये खर्चा भी हुआ नहीं है, जस्ट मैं रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ। पुराने वाले खर्चे को देख करके ना, जैसे कोई कस्टमर का ऑर्डर है या मेरे अपने पर्पज से कि हाँ मुझे ये सामान बनाना है, मेरे को कितना खर्चा आएगा। ठीक है, दीज आर एस्टिमेटेड कॉस्ट, दीज आर एस्टिमेटेड कॉस्ट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। दिस एक्ट एज ए गाइड फॉर द फ्यूचर कॉस्ट प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट। ये खाली इतना है कि भैया ये कॉस्ट जो है ना, ये ऐसा कॉस्ट है जो कि अभी तक हुआ नहीं है। और ये कॉस्ट क्या है, दिस आर ऑलरेडी स्पेंड, दिस कॉस्ट आर ऑलरेडी स्पेंड। दोनों में फर्क समझ में आया क्या। ये वो खर्चा है जो भी खर्चा हुआ नहीं है, बट मैंने इसको एडवांस में कंप्यूट कर लिया। ये वो खर्चा है विच आर ऑलरेडी स्पेंड। ठीक है, दिस आर द कॉस्ट जिसपे पैसा मेरा पहले से खर्च हो चुका है। ये वो खर्चा है जिसपे भी खर्चा हुआ नहीं है। ठीक है, हिस्ट्रिकल कॉस्ट, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। अभी नेक्स्ट है रेलेवेंस फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट। ये वाला मैं कल करवा देता हूँ कल। अच्छा प्रैक्टिकल में आप बोल रहे थे डाउट हो कुछ है आपका प्रैक्टिकल में।